आज की एक और बड़ी खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू क्यों? बांग्लादेश में दरअसल चुनाव है। बांग्लादेश में चुनाव है और आप देख रहे हैं बांग्लादेश में कैंपेन शुरू हो गया है, प्रचार हो रहा है। मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए, यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन टारगेट पर हिंदू है। चुनाव में आसान टारगेट है। दूसरी तरफ देखिए हुआ क्या। चुनावी माहौल है बांग्लादेश में तो हिंदू निशाने पर हैं। दीपू की हत्या हुई, दीपू के बाद एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई, हिंदू मंत्री की हत्या हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इनको जेल में बंद कर दिया गया था। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे रमेश चंद्र सेन जेल में थे। हाथों में देखिए रस्सियां बंधी हुई हैं और जेल में ही इनकी मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि रमेश चंद्र कोई हत्या की गई है, बाकायदा साजिश के तहत उन्हें मारा गया है, क्योंकि वो हसीना के नेता थे, हसीना के मंत्री थे और हिंदू नेता भी थे। ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगा। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। बांग्लादेश में यूनुस राज में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी से लेकर टॉप हिंदू नेता भी सुरक्षित नहीं। हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता की हिरासत में मौत पर बांग्लादेश में गुस्सा है। चुनाव से ठीक पहले हिंसा और हत्या से यूनुस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भागवत ने बांग्लादेश के हिंदुओं को साफ संदेश दिया है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है बांग्लादेश में। किस हिंदू नेता की हत्या हुई है जेल में, जिन्हें आप बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसा लगातार जारी है। चुनाव से ठीक पहले अब भी हत्याएं हो रही। पिछले 50 दिन में करीब 10 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पूर्व मंत्री और 5 बार के सांसद भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं। हसीना के करीबी नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत हो गई। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वो जेल में बंद थे। रमेश चंद्र को बांग्लादेश में बड़े हिंदू नेता के तौर पर गिना जाता है। अगस्त 2024 में सेन की तस्वीरें वायरल हुई थी। इनमें उनके हाथ में रस्सी बंधी हुई है, हाथों को बांध दिया गया रस्सी से। पुलिस का दावा है बीमारी की वजह से सेन की मौत हुई है। और आपको याद होगा बांग्लादेश की पुलिस इस तरह के दावे दीपू की हत्या से लेकर बाकियों की हत्या पर भी करती रही। अस्पताल में डॉक्टरों ने रमेश चंद्र को मृत घोषित कर दिया। हिरासत में बीमार और मौत का यह 5वां मामला है। आवामी लीग के 5 नेताओं की इस तरह मौत हो चुकी है अब तक। रमेश चंद्र सेन की मौत के बाद यूनुस सरकार भी सवालों में है। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, कैसे अपनी आवाज उठाएं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया। सुनिए। बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है। उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे और लड़ेंगे। बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहां रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, अफसोसनाक भी। लेकिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, बड़ी बात यह है। क्योंकि बांग्लादेश में
अब न हसीना आएंगी सत्ता में, न खालिदा आएंगी सत्ता में। ये बेगम ही सत्ता में रहती थी, कभी ये कभी वो। अब देखिए जरा, अब खालिदा के बेटे तारिक रहमान प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटी आप देख रहे हैं, तारिक रहमान की बेटी रिक्शा पर कैंपेन कर रही बांग्लादेश में। तारिक रहमान इस वक्त आकर्षण का केंद्र है बांग्लादेश में। लंदन रहते थे, लंदन से वापस आए हैं। लेकिन पीएम कौन बनेगा? बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। 12 तारीख को 35 साल में पहली बार न शेख हसीना और न खालिदा जिया कोई रेस में नहीं। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश में इन दोनों नेताओं का दबदबा रहा है। 2024 में शेख हसीना को आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तब से शेख हसीना भारत में रह रही। वहीं हाल ही में खालिदा जिया का निधन हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी को इस चुनाव के लिए बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश के चुनाव पर भारत और पाकिस्तान और चीन की नजर है। यूनुस राज में बांग्लादेश के भारत से संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए। चुनाव नतीजों के बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है और इस वजह से दुनिया के देशों की इस चुनाव पर नजर है। तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा के बेटे हैं और पीएम की रेस में आगे हैं। तारिक पूर्व पीएम खालिदा के सुपुत्र हैं। तारिक अभी तक लंदन में रह रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें बीएनपी को ही बढ़त दिखाई जा रही है, यानी तारिखी पीएम होंगे। अगला नाम है जुबैदा रहमान का। ये है जुबैदा रहमान। तारिक की पत्नी जुबैदा भी पीएम की रेस में शामिल है। कहा जा रहा है कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है, किसी कारण तारिक प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो जुबैदा को यह कुर्सी मिल सकती है। हसीना के तख्ता पलट के बाद से जुबैदा एक्टिव हो गई। एक और नाम है शफीकुर रहमान का। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद जमात का उभार हुआ। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान भी रेस में चल रहे हैं। एक और नाम आपने सुना होगा नाहिद इस्लाम का। शेख हसीना के तख्ता पलट में नाहिद इस्लाम की मुख्य भूमिका थी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम भी पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। सुनिए जरा बांग्लादेश के लोग क्या कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी की मौत नहीं देखी। मोबाइल फोन पर भी मैंने नहीं देखा। जब उन्होंने कहा कि ये उन्होंने फोन पर देखा है तो मेरा सीना फटने लगा। बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हर कोई डरा हुआ है। क्या इस हालात में उनकी भी मौत हो जाएगी? भयावह अवस्थाय मृत्युवरण करते होबे किना। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो सभी के लिए, जो अपने बढ़ते वजन से परेशान है, उनके लिए बड़ी खबर है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, संभाले नहीं संभल रहा है, तो खबर आपके लिए। मोटापा चुनौती बन गया है और आंकड़े बता रहे हैं आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मोटे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो डराने वाली है। देखिए जरा अभी कितनी संख्या है और आने वाले वक्त में भारत में मोटापा और मोटे लोगों की संख्या क्या होगी। देख रहे हैं 2020 में 3 करोड़ 30 लाख मोटे लोग थे भारत में। 2035 में संख्या हो जाएगी 8 करोड़ 30 लाख। एक रिपोर्ट में भारत के मोटापे को लेकर चिंता जताई गई। बताया यह गया है कि भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटे हैं। यह आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर जारी हुआ है। बताया गया 2020 में 3 करोड़ 30 लाख बच्चे मोटापे का शिकार थे, जबकि 2035 में यह आंकड़ा 8 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। मोटापे की वजह से 2019 में देश पर आर्थिक बोझ लगभग 2,40,000 करोड़, जो कि 2030 तक 6,70,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। मोटापे पर प्रति व्यक्ति खर्च 2019 में करीब 1,800 रुपए सालाना था प्रति व्यक्ति। अब 2030 तक यह खर्च बढ़कर 44 रुपए तक पहुंच सकता है। दरअसल 44,000 तक पहुंच सकता है 2030 में। दरअसल मोटापा अपने साथ शरीर के लिए अनेक चुनौतियां लाता है। इसकी वजह से डायबिटीज, हृदय रोग और बीपी जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इससे कार्य क्षमता कम हो जाती है।
दवाओं और इलाज का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। और आसान शब्दों में मोटापा प्रत्यक्ष रूप से इलाज दवा का खर्च बढ़ाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कार्यबल पर प्रभाव डालकर देश की जीडीपी को भी प्रभावित करता है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया कि मोटापा अब शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है और हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब आपको बताऊं कि दुनिया के कौन कौन से देश में मोटे लोग ज्यादा हैं और भारत यानी हम उसमें कहां खड़े हैं। आंकड़ा पूरी दुनिया का आपके सामने है। चीन में देखिए जरा, चीन में मोटे लोगों की जो संख्या है वो 40 करोड़ 20 लाख है। चीन के अलावा हिंदुस्तान में, भारत में मोटे लोगों की संख्या 18 करोड़ है। अमेरिका में 17 करोड़ 20 लाख है और ब्राजील में 8 करोड़ 80 लाख है। साथ ही रूस में 7 करोड़ 10 लाख है मोटे लोगों की संख्या और मैक्सिको में 5 करोड़ 80 लाख है। इंडोनेशिया में 5 करोड़ 2 लाख है 20 लाख और इजिप्ट में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा है मोटे लोगों की संख्या। अब सवाल यह है, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है ये डराने वाला है। सुनिए जरा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। भारत के अंदर जो मोटापे का पैटर्न है ज्यादातर देखा जाता है कि थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, पर उनके एब्डोमिनल फैट काफी ज्यादा होता है, मतलब पेट के अराउंडिंग जो फैट है वो काफी ज्यादा। तो अगर आपके पेट के अराउंडिंग फैट है तो वो भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना मोटापा ओवरऑल अगर हम देखते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना, जो लेबल खास तौर पे जैसे अगर उसमें शुगर है, फैट है, हाई सोडियम है, तो वो रेड कलर में होने चाहिए, बोल्ड, ताकि उसको हम ठीक तरीके से पहचान सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके अंदर भी जैसे अभी फिलहाल शुगर बोर्ड की जैसे बात की गई थी, तो इसी तरह की और भी कैंपेन चलानी चाहिए। साथ के साथ लाइफस्टाइल पर बहुत काम करने की जरूरत है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पे जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है, जिनकी सिटिंग जॉब है, उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की करनी ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ गवर्नमेंट के स्तर पे हम देखें जैसे फिट इंडिया मूवमेंट है, तो उसका दायरा बढ़ाना होगा। स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना जरूरी है।